बात की थी लीनियर रिग्रेशन के बारे में। लेट मी जिसमें इसको दोबारा रिपीट कर दूं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बेसिकली उसमें आप कह लें चार तरह की मेन लर्निंग्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड वन इज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, थर्ड वन इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड फोर्थ वन इज़ सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग की। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? कोई बता सकता है सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? हमने जो पढ़ा हुआ है, डज एनीवन रिमेंबर? किसी को याद है सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? नहीं, इसकी बेसिक डेफिनेशन है क्या? एनीवन? सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन आप इसको कह सकते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास जो डेटा होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, जिसको मैंने इसको फीचर्स और लेबल्स का नाम भी दिया था। ऐसा ही है। और मशीन जो है वो लेबल्स से सीखती है कि जी ये डेटा होगा तो उसका ये लेबल होगा, ये डेटा होगा तो उसका ये लेबल होगा। इस तरह से हमने इसको नाम दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था और मैं इसको थोड़ा सा दोबारा भी हम इसको बात करेंगे। आज इसी के जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हमारे पास टाइम हुआ तो थोड़ा बहुत हम रिज और लासो के बारे में बात करेंगे। सो ये ब्रेक से पहले थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा एंड देन हम इसको एक्चुअल में उसमें अप्लाई भी करेंगे। आई डोंट नो आपने कोई मैथ्स का कोर्स पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में? कोई बता सकता है पॉलिनोमियल होता क्या है? या आपने जो भी अपने अंडर ग्रेड किया हुआ है मैथ्स कभी ना कभी पढ़ी होगी एफएससी में। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? हाँ भाई, हाँ बताएं। सर एक वेरिएबल की ना डिग्री दो लीनियर है, उसके ऊपर पर पावर कोई नहीं होती, हाँ, हाँ, लाइन होती है। हाँ, हाँ, अगर वो स्क्वायर्ड हो तो वो फिर हमारा ग्राफ जो है वो कर्व बनता है। बिल्कुल ठीक है। डिग्रीज होती है, वो वेरिएबल कांस्टेंट आ जाए। वेरिएबल्स और कांस्टेंट आए थे। और आप ये आपने सही बिल्कुल सही बताया। और आपके अलावा व्हाट इज़ पॉलिनोमियल इन जनरल? पॉली मीन्स आई डोंट नो मोर देन वन, और नोमियल मीन्स व्हाट? पावर। ओके। सो बेसिकली अगर आप किसका नाम किस ये कॉन्सेप्चुअली कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉन्सेप्चुअली इसमें ज़रा सा ही फ़र्क है लीनियर रिग्रेशन से। लीनियर मीन्स उसमें जो लाइन बनती है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे ही है। बट बहुत दफ़ा हमारे पास डेटा जो होता है वो लीनियर नहीं होता। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, अगर आपके पास यहाँ पर जो डेटा है क्या वो लीनियर इन नेचर है? नो, इसमें सॉर्ट ऑफ एक कर्व बन रही है, ऐसे ही है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डेटा जैसे अब एक्सपोनेंशियल इन नेचर होता है तो इस तरह से उसके एक कर्व से बन रही होती है। समटाइम्स आपके पास जो डेटा है, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, क्या इसमें आपको लीनियर पैटर्न नज़र आ रहा है या कोई नॉन लीनियर पैटर्न नज़र आ रहा है? बज़ाहिर तो इसमें एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन भी सकती है, ठीक हो गया। बट बेसिकली अगर आप देखिए ना तो ये थोड़ा सा इस तरह से यू शेप बनता है, लाइक इन्वर्स यू शेप बनता है, ऐसे ही है। तो और रियलिटी में मेजॉरिटी डेटा हमारा लीनियर नहीं होता। रियलिटी में मेजॉरिटी हमारा डेटा जो है वो लीनियर नहीं होता। तो अगर आपका डेटा लीनियर इन नेचर नहीं है तो आपने किस तरह का रिग्रेशन लगाना होता है? तो अब आप लगाते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। समझ लगी इस बात की? तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन कब लगता है? ये तब लगता है जब आपका डेटा जो है उसमें जो पैटर्न है या ट्रेंड है वो नॉन लीनियर इन नेचर होता है, ठीक हो गया? डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये इसकी एक जनरल एग्जांपल है। तो आपको इन जनरल इवन बहुत सारे डेटा ट्रेंड्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको यू शेप डेटा मिलेगा, इन्वर्स यू शेप डेटा मिलेगा, ये स्टफ लाइक दैट, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, इस तरह का डेटा मिलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन अब लगा सकते हैं लीनियर रिग्रेशन। बट उस केस में क्या होगा, अभी आप एक्चुअली इसको करेंगे भी, मैं आपको अभी एक डेटा सेट दूंगा पार्ट 2 में, आप उसी डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन भी लगाएंगे और आप उसी डेटा सेट पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी लगाएंगे और फिर आप कंपैरिजन करेंगे कि उस डेटा सेट के लिए कौन सा रिग्रेशन बेहतर था, इधर लीनियर रिग्रेशन बेहतर था या नॉन लीनियर। और वो हम कंपैरिजन किस बेस पे करते हैं? नॉर्मली एरर की बेस पे, कि जिस मॉडल में आपको एरर कम मिले वो मॉडल बेहतर होता है। द नॉर्मल जो कंपैरिजन का अभी हम एरर के बारे में बात करेंगे। सो इन जनरल डिड यू गाइस गेट द आइडिया? पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन जो कि किस पे लगता है? जहाँ पर डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो? नॉन लीनियर हो, ठीक हो गया। और अगेन पॉली मीन्स मोर देन वन फॉर्म्स। अभी हम इस पे आते हैं। सो एवरीवन लेट मी जस्ट जूम दैट।
ये मैंने उधर से यानी कि ऑनलाइन एक इमेज उठाया था। तो अगर आप ये आपके पास डेटा है, नज़र आ रहा है दूर से, पता चल रहा है कि नहीं आ रहा है? सो अगर आप इन जनरल देखें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या लगती है? डज इट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन? इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसी लगती है? सो सॉर्ट ऑफ ये यू टाइप है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा, यानी यहाँ पे एक बेंड है ऐसे ही है, और फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट है। अब आप इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पे आप चाहे तो अब लीनियर रिग्रेशन, ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन को बेस्ट फिट कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि लीनियर रिग्रेशन की लाइन जो है वो बेस्ट फिट हो रही है। ये भी, इससे भी आपका आंसर निकल आएगा, इससे भी आपकी प्रेडिक्शंस निकल आएंगी, लेकिन हम इसे कहेंगे कि वो ऑप्टिमल आंसर नहीं है। ऑप्टिमल आंसर क्या है? अगर हम इसी तरह के डेटा पे अगर हम नॉन लीनियर कर्व फिट करके देखें, थोड़ी कर्व भी, यानी जो लाइन जो है, जो हमारी प्रेडिक्शन में लाइन है, उसको हम थोड़ा कर्व दे के देखें तो वो बेसिकली क्या हो जाता है? नॉन लीनियरिटी में चला जाता है। ठीक हो गया? तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ज़्यादातर कौन सा यानी कि रिग्रेशन सूट करेगा? नॉन लीनियर या पॉलिनोमियल रिग्रेशन सूट करेगा। डिड यू गाइस गेट दैट? समझ लगी इस बात की? ओके, इस आमतौर पे रिग्रेशन का क्या फार्मूला होता है? किसी को याद है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्या फार्मूला होता है? y इक्वल्स टू, y से मुराद क्या आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन जनरल हम उसको क्या पढ़ते हैं? बीटा जीरो। ये सब कह रहे हैं बीटा जीरो क्या होता है? वी कॉल इट व्हाट? कांस्टेंट और एन इंटरसेप्ट। प्लस हमने क्या पढ़ा हुआ है? प्लस इसके साथ क्या होता है? बीटा वन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे आप स्लोप कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, और साथ में x1 आ जाता है जो आपका एक वेरिएबल होता है। प्लस इसमें क्या होता है? ई एप्सिलॉन होता है, जिसे आप एरर टर्म भी कहते हैं। अच्छा, ये एक सिंपल आपका जो है लीनियर रिग्रेशन, इसका ये फार्मूला होता है, और मैंने ये यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है नोटबुक पे। ये आपका फार्मूला होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, ऐसे ही है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये हमने पढ़ा भी था, और ये इन जनरल आप स्टैट्स के कोर्स में पढ़ते भी हो। पॉलिनोमियल में आके क्या फ़र्क पड़ता है? दो मेन फ़र्क आप कह लें पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल में जब आपका रिग्रेशन चेंज होता है, जिसमें आप कहते हैं कि सॉरी यानी आपकी कर्व्स वगैरह आती हैं, सो इफ़ यू लुक एट दैट, आपको यहाँ पर ना आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें बीटा वन एक्स वन नज़र आ रहा है आपको, और साथ में हमने क्या किया? सेकंड जो हमने x1 का स्क्वायर लेके उसको भी एज ए कोफिशिएंट ट्रीट किया हुआ है, उसका बीटा 3 कैलकुलेट किया हुआ है। समझ लगी इस बात की? तो एक ही टर्म है, आपने उसको यहाँ पे सिंपल भी रखा हुआ है, और आपने उस टर्म का स्क्वायर, आप समझे कि ये एक और कॉलम बना है जिसमें हमने x की जो भी वैल्यूज थी उसका हमने स्क्वायर लिया है, और उसको एज ए न्यू कॉलम ऐड कर लिया है। समझ लगी इस बात की? आप चाहें तो वहाँ पे क्यूब भी ले सकते हैं, जितना आप यानी पावर आप लेना चाहें, तो यही पॉलिनोमियल कहलाता है कि डिग्रीज इसे आप कहते हैं। तो जहाँ पर आप स्क्वायर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास x1 का कॉलम वैसे मौजूद होगा डेटा में, दूसरा मैं क्या करूँगा? x1 का स्क्वायर भी ले लूँगा, एक और कॉलम बना लूँगा। तो ये पाइथन आपके लिए ऑटोमेटिकली बनाता है। तो अगर आप यहाँ पर ये वर्ड देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है वी कॉल इट सेकेंड ऑर्डर मॉडल, मीन्स इसमें स्क्वायर आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्यूब ले लूँ तो वो फिर थर्ड ऑर्डर मॉडल आ जाता है। आप इस तरह से बढ़ते जा सकते हैं। तो अगेन इससे क्या पता चलता है? अगर आप स्क्वायर्स लेते हैं अपने डेटा का या क्यूब लेते हैं, तो बेसिकली आप नॉन लिनियरिटी की तरफ जाते हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? अगर आप अपने डेटा का स्क्वायर ले लें, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंस कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेल पे आपके सामने स्क्वायर करता क्या है, सपोज करें आपके पास ये सिंपल डेटा इस फॉर्म में है, इन सारों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। लेकिन अगर मैंने का स्क्वायर ले लूँ, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, सो ये 16 है, और आपको अब डिफरेंस क्या वही लग रहा है जो स्क्वायर लेने से पहले था? नहीं। तो यू आर सीइंग कि डिफरेंस जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। पहले 2 का 1 और 4 में 3 का डिफरेंस था, फिर कितने का डिफरेंस हो गया? 5 का हो गया, फिर 7 का हो गया। सो इसका फॉर एग्जांपल 25 हो गया, फिर आगे 36 हो गया। तो डिड यू सी के जब हम स्क्वायर्स लेते हैं तो वो जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था वो एक्सपोनेंट वाली साइड पर चला जाता है। अगर आप इसको ड्रॉ करें 149 को y एक्सिस पे और उसको ड्रॉ करें x एक्सिस पे, तो यू विल सी अ सॉर्ट ऑफ नॉन लीनियर ट्रेंड। समझ लगी इस बात की कि नहीं लगी? तो अगेन अगर आप ये समझते हैं कि आपके डेटा में नॉन लिनियरिटी है, तो आप किस तरफ जाएंगे? आप पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे। पॉलिनोमियल की तरफ आप कैसे जाएंगे कि आप जो भी आपके पास x की वैल्यू है, जो कॉलम्स आप उसका स्क्वायर ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं, एंड देन यू विल सी के अगेन ये इसमें ना ट्रायल एंड एरर होता है। हो सकता है कि समटाइम्स हम स्क्वायर पे हमारी बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन आ जाए, समटाइम्स हो सकता है क्यूब पे हमारी बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन आ जाए। तो जहाँ पे हमारा मॉडल फिट होता है वहाँ पे हम तब तक हम ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं। आई एम क्लियर अबाउट दैट? पॉलिनोमियल की समझ लगी है?
एनी कन्फ्यूजन आस्क मी कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ये कैसे लेते हैं? एनीवन हैज एनी कन्फ्यूजन? हाँ हाँ, नहीं, अगेन आपने ना डीवी का इस पे कोई ताल्लुक नहीं। आपने देखना है कि आपके डेटा का जो, अगर आप स्कैटर प्लॉट बनाते हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आती है। अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक सीधी लाइन में है तो इट मींस आपके लिए लीनियर रिग्रेशन सही है, लेकिन अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किसी कर्व की फॉर्मेट में आती है तो इट मींस आपके लिए नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। समझ लगी इस बात की? एग्जैक्ट स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, डिपेंड करता है कि अगर स्क्वायर से हमारी कर्व सही फिट बैठती है हम स्क्वायर ले लेंगे, अगर क्यूब से बैठती है हम क्यूब ले लेंगे, इसमें ट्रायंगल एरर होता है, वी डोंट नो। बट इन जनरल प्रैक्टिस से आपको पता चल जाता है कि भाई इस तरह की कर्व के लिए स्क्वायर सही रहता है, इस तरह की कर्व के लिए क्यूब सही रहता है, इस तरह से आपको पता चल जाता है। नहीं, डीवी वही रहता है, डीवी इटसेल्फ इज नॉट लीनियर, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी क्या है वो डिपेंड करता है। स्कैटर प्लॉट हमेशा 2 वेरिएबल्स का बनता है, एक का नहीं बनता। ओके, हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपको बताने बड़े ज़रूरी हैं। आपको पता है मॉडल अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग, डू यू गाइस नो? और ये कंप्यूटर साइंस में बड़ी प्रॉब्लम है। 2 तरह के इन जनरल, मसलन जो लोग इवन हिफ्ज़ भी करते हैं या जो लोग याद करते हैं चीज़ों को, एक होते हैं जो रटा लगाते हैं, ठीक हो गया, और एक वो लोग होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअली समझ के याद करते हैं। ऐसा ही है, किसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है? जो कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा समझ के याद करते हैं। अच्छा, मॉडल्स में भी ना ये 2 टर्म्स हैं, इसको लिख लें और इसको नोट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज़ होगी, डेटा साइंस में, एआई में, मशीन लर्निंग में, हर जगह। एक टर्म है मॉडल अंडर फिटिंग और दूसरी टर्म है मॉडल ओवर फिटिंग। ये बेसिकली इसका ताल्लुक लर्निंग के साथ है, और ये ह्यूमन बीइंग भी ऐसे लर्न करते हैं। ओके एवरीवन, लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर। आपको ना यहाँ पर 3 डेटा सेट एम, लुक एट द डॉट्स। क्या आपको तीनों पिक्चर्स में डॉट्स एक ही तरह के नजर आ रहे हैं? डॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, डोंट फोकस ऑन लाइंस, डॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरह की है, एक ही तरह की है, बट आप देखें हर एक पे डिफरेंट लाइन ड्रॉ हुई है। ऐसे ही है, एक जो फॉर एग्जांपल ये लाइन प्रेडिक्शन की लाइन है, ये जो हमने या मशीन ने या एल्गोरिदम ने इसमें से किस तरह का पैटर्न निकाला है, सेम डेटा सेट है, इस पर आप लीनियर रिग्रेशन फिट करें तो इस तरह की लाइन आएगी। ऐसे ही है, सेम डेटा सेट है, अगर आप इस पर पॉलिनोमियल की लाइन फिट करें तो इस तरह की लाइन आएगी। लेकिन समटाइम्स होता है अगर आप बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएं तो सेम डेटा सेट है तो इस पे वो भी एक कर्व ही है, लेकिन आप देखें वो हर पॉइंट से गुजर रही है और इस तरह की लाइन आ रही है। ठीक हो गया। बेसिकली ये तीनों मॉडल्स को ट्रेन करने के तरीके होते हैं। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे मॉडल है ये अंडर फिट है। अंडर फिट मीन्स इसने सही तरह से सीखा ही नहीं है। ठीक हो गया। ये वाला जो मॉडल है ना ये गुड फिट है। गुड फिट मीन्स कि इसमें एरर होगा लेकिन वो काबिल बर्दाश्त एरर है, इससे मॉडरेट सीखा। और तीसरे वाला जो मॉडल है जो कि हर डॉट से ज़बरदस्ती गुजर रहा है, इसे हम कहते हैं ओवरफिट। ओवरफिटिंग भी गलत होती है। ओवरफिटिंग ना हमें अंडरफिट मॉडल चाहिए ना हमें ओवरफिट। ओवरफिट इज जस्ट लाइक आपने रट्टा लगा लिया और कुछ समझ नहीं है। इसका नुकसान क्या होता है कि जब आपके रट्टे से हटके कोई चीज़ आती है ना तो यू आर ब्लैंक। समझ लीजिए इस बात की। एक आपने रट्टा लगा लिया, अगर एज इट इज चीज़ आ गई यू विल परफॉर्म एक्सीलेंट, बट अगर जैसे आपके रट्टे से हट के कोई नई चीज़ आ गई तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगी। ऐसा ही है। तो उसे हम कहते हैं ओवरफिटिंग मशीन लर्निंग में। अंडर फिटिंग मीन्स कि आपको कॉन्सेप्चुअली सही समझ आई ही नहीं है, आपने अंडर फिट रहे हैं। और जो गुड फिट मीन्स कि आपने जो है मॉडरेट सीखा है, यानी कि जो आपने बेस्ट फिट जो लाइन गुजर सकती थी वो गुजर रही है। ऐसे ही है। अच्छा हाँ 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 सेम डेटा है, इंटरप्रिटेशन इसकी सेम होगी। हाँ, कोई ना कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं। हाँ तो ये पुअर परफॉर्म करेगा। हाँ इसका लाइन का ट्रेंड यही देखें। ये जो बेसिकली मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, डेटा दो तरह का होता है, ट्रेनिंग डेटा होता है, टेस्ट डेटा होता है। आपने ट्रेनिंग डेटा पे ये कर्व बनाई जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन टेस्ट डेटा में सपोज करें कोई डॉट यहाँ पे आ गया या कोई डॉट यहाँ पे आ गया जो कि आपके ट्रेनिंग में नहीं था, तो ये वाला मॉडल पुअर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू दिस मॉडल जिसने मॉडरेट सीखा है। समझ लगी इस बात की। सो इसी तरह से लेट मी शो यू अनदर पिक्चर। सो इफ़ यू फॉर एग्जांपल वो दूसरी फॉर्मेट में है। सो इफ़ यू sorry for that, if you look another picture like this, अगर आप यहाँ पर देखें
तो ये जो आपका, अगर सपोज करें ये आपका मॉडल है, सेम डॉट्स हैं, अगर ये अंडर फिटिंग है कि इसने कुछ भी या बहुत कम बहुत बुरा सीखा है, ये आपका मॉडल ऑप्टिमम है कि इसने सेंटर से गुजर रहा है, इसने मॉडरेट सीखा है, एंड दिस वन इज लाइक ओवर फिटिंग, ये हर डॉट को एड्रेस कर रहा है। ओवर फिटिंग के बड़े मसले होते हैं। सपोज करें जब मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ, एक डॉट ना यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, इस कॉर्नर में एक आउटलायर है, तो ये कर्व इवन यहाँ पे जाके ज़बरदस्ती इसको भी सीखेगी, और वो बेसिकली आपके जो टेस्ट डेटा में वो मसला करती है। और सो ओवर फिटिंग क्या होती है कि हर पॉइंट को सही सॉर्ट ऑफ रट्टा लगाना, दैट इज़ अ बैड थिंग। सो आपने बेसिकली यह करना होता है, आपने डेटा को क्या करना होता है, मॉडरेट ट्रेन करना होता है, ना आपने ओवरफिट करना होता है, ना आपने अंडरफिट करना होता है। एम आई क्लियर अबाउट दैट? समझ लीजिए इस बात की। तो ये इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडर फिटिंग का और ओवर फिटिंग का। अच्छा, अगर हमारा डेटा अंडर फिट है, अगर हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हम इसको कैसे अंडर फिट से गुड फिट की तरफ लेके जा सकते हैं? व्हाट आर द स्ट्रेटजीज? हमने डेटा सेट पे रिग्रेशन रन किया, हमारे ना एरर बहुत ज़्यादा आया, मॉडल ने अच्छा काम नहीं किया, प्रेडिक्शंस बड़ी ख़राब आई हैं। हाउ टू इम्प्रूव दैट? दिस इज़ द क्वेश्चन। हाँ, रिग्रेशन में यानी आपका मॉडल अंडर फिट कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, मींस वो सही प्रेडिक्शंस नहीं दे रहा। हाउ टू इम्प्रूव दैट? हाँ, देयर आर सम स्ट्रेटजीज दैट यू मस्ट रिमेंबर। अगर आपका मॉडल पुअर परफॉर्म कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ये दीज आर सम स्ट्रेटजीज जो मैंने यहाँ लिखी हैं, उसका ट्रीटमेंट। द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज, इसको ना मैं यहाँ से प्रोबेबली वर्ड पे पेस्ट करता हूँ, आई गेस वहाँ बेहतर नज़र आएगा। और ये हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, और आपने जो भी आप टेक्निक यूज़ करें, इनको आपने जहन में रखना है। ये बेहतर नज़र आ रहा है? द फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? प्रोबेबली अगर 2 आईवीज आपके थे, तीसरा आईवी ऐड करके देखें, हो सकता है आपका फिट बेहतर हो। या अगर आपने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम किया था, 3 करके देखें, हो सकता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपके रिजल्ट्स के आ जाएं, बेहतर आ जाएं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करें। फीचर इंजीनियरिंग, अच्छा समटाइम्स ये होता है कि हम हमारे पास एक बड़ा डाटा सेट है, उसमें से हमने 3 आईवीज चूज़ किए हैं, वो आईवीज ही हमने सही चूज़ नहीं किए, प्रोबेबली हमें कोई नए आईवीज देखने चाहिए। समझ लगी इस बात की? और इंजीनियरिंग में और भी चीज़ें आती हैं, मसलन आउटलायर्स निकाल के देख लें, आपके डेटा में कोई आउटलायर है, उसकी वजह से तो नहीं मसला हो रहा। तो फीचर इंजीनियरिंग से क्या मुराद है? इंजीनियरिंग मींस आप उसमें थोड़ी मैनिपुलेशन करके देखें। फॉर एग्जांपल क्या, आउटलायर्स आप रिमूव करके देखें, डेटा को आप स्टैंडर्डाइज्ड करके देखें, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अनडिज़ायर्ड कॉलम्स को रिमूव करके देखें। तो ये सारा कुछ, ये सारी तरीके होती हैं। अगर आपकी प्रेडिक्शंस अच्छी नहीं आ रही तो इनको आप क्या करें, इनको आप यूज़ करें। ये वो इंक्रीज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मॉडल, ये वही है कि अगर आप 2 डिग्रीज पे ट्रेन कर रहे थे, 3 पे करके देखें। डिफरेंट मॉडल्स टाइप्स, ये वो इसका ये मतलब है कि अगर आप लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे थे, नॉन लीनियर यूज़ करके देखें, या अगर हम आगे और पढ़ेंगे स्पोर्ट वेक्टर मशीन वगैरह, वो यूज़ करके देखें। ये दोनों को अलग-अलग मेंशन किया, मतलब डिफरेंट है ना ये, नॉन लीनियर मॉडल दो चीज़ और किसी की डिग्री बढ़ाना पॉलिनोमियल की वो चीज़ एक ही चीज़ है, लाइक वो जेनेरिक था, वो ज़्यादा डिग्रीज पे से सॉर्ट ऑफ एक ही चीज़ कह लो। ओके, एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स ना आपका डेटा ही बहुत थोड़ा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास डेटा में सिर्फ 10 रोज़ हैं, 20 रोज़ हैं, 25 रोज़ हैं, तो आपका मॉडल इन जनरल पुअर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप अपने डेटा में ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मॉडल जो कि 20,000 रोज़ पे ट्रेन है, वो बेहतर परफॉर्म करेगा टेस्ट डेटा में एज कम्पेयर टू सिर्फ 100 रोज़ पे ट्रेन हुआ है। तो ये बहरहाल दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि अगर आपका मॉडल पुअरली परफॉर्म कर रहा है, अंडर फिट कर रहा है, तो आप ये स्ट्रेटजीज यूज़ करके अपने मॉडल को, अपनी प्रेडिक्शंस को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक ऑपोजिट है, अगर आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है, मींस वो हर डॉट पे जाके हर डॉट को पकड़ रहा है, जिसे सॉर्ट ऑफ रट्टा लगा रहा है, दिस इज़ आल्सो बैड। अगर आपने इसको ओवरफिटिंग को रोकना है तो उसके भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। आई गेस इनकी आपको बेहतर तब समझ, इसमें एक रेगुलराइजेशन है, जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। बहरहाल ये आपके साथ में शेयर कर दूंगा ओवरफिट को भी कैसे रोकना है। एनी कन्फ्यूजन सो फार? पॉलिनोमियल रिग्रेशन की और अंडर फिटिंग की, ओवर फिटिंग की, एनी कन्फ्यूजन? सर वो जो आपने भी न्यूरल नेटवर्क का स्किप करवाया, वो उसमें जो हम उसको बार-बार रन करवा रहे थे, मतलब कह रहे थे कि दोबारा करें, तो वो ओवरफिटिंग नहीं होती? नहीं, वो एक्चुअल लर्निंग है, ओवर फिटिंग वो नहीं होती। ओके, ओवर फिटिंग पे हम मजीद बात करेंगे। आई जस्ट लेफ्ट इट लाइक कि अभी जो प्रैक्टिकली जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो ओवर फिटिंग को ही बेसिकली डील करने के लिए था। सो एवरीवन,
ये एक डेटा सेट है आप लोगों के लिए, ये अभी बनाएं और अभी हम पॉलीनॉमियल रिग्रेशन एक्चुअल में पाइथन में करेंगे। कॉन्सेप्चुअली बस इतना ही काम करना था।